नमस्कार दोस्तों, सूर्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए आज हम सीखते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और घनाभ का विकर्ण कैसे ज्ञात किया जाता है, घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं, कितने सतह होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने किनारे होते हैं, इसको भी जानेंगे। तो हम देखते हैं घनाभ का जो परिभाषा दिया हुआ है कि 6 आयताकार सतह जो होता है उस पर बना वह त्रिविमीय आकृति 3D आकृति जिसका प्रत्येक 3 संलग्न सतह एक दूसरे पर लंबवत हो, उसे क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। तो घनाभ की सबसे पहले हम आकृति बना लेंगे। घनाभ की आकृति बनाते हैं, एक आयत बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक आयत बना लेंगे। फिर इसी के बराबर एक और आयत बना लेंगे, बीच में यहां पर इस आयत का मूल बिंदु दे देंगे, इस बिंदु पर से एक और आयत बना लेंगे। सेम इतना ही बराबर होना चाहिए। एक और आयत बन गया, फिर इसको हम क्या करेंगे? इसके कोण को मिला देंगे। इस प्रकार से हमारा एक घनाभ बनकर तैयार हो गया। अब देखते हैं कि इस घनाभ में कितने विकर्णों की संख्या है, कितने किनारों की संख्या है, कितने शीर्षों की संख्या है और कितने फलकों सतहों की संख्या है। तो यहां पर देखेंगे घनाभ की विकर्णों की संख्या, घनाभ की विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा? यहां पर 4। कितना हो जाएगा? 4। घनाभ की शीर्षों की संख्या, इसको काउंट कर लेंगे कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। जैसा कि आकृति में दिया हुआ है, या किसी भी घनाकार जो वस्तु है जैसे ईंट हो गया या कोई डिब्बा घनाभ के आकार का है, उसको उदाहरण के तौर पर ले लेंगे। तो घनाभ का सभी कोणों को काउंट कर लेंगे। यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितना कोण हो गया इसमें? 8 हो गया। तो शीर्षों की संख्या कितना हो जाएगी? 8। फिर इसके बाद देखते हैं घनाभ की सतह कहिए या फलक है, सतहों की संख्या। घनाकार वस्तु लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि यह एक डब्बा है और इसमें देखते हैं कि इसका फलक कितना है, फलकों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 और 6। कितना हो गया? 6। घनाभ की सतहों की फलकों की संख्या, सतहों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं घनाभ के किनारों की संख्या। इसमें किनारा काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 और 12। या कोई कमरा ही ले लीजिए, स्पष्टीकरण के लिए किसी भी कमरा का जो कितना भी किनारा होता है उसको काउंट कर लीजिएगा, टोटल 12 होगा। तो यहां पर देखते हैं घनाभ की किनारों की संख्या, किनारों को हम कोर भी बोलते हैं, किनारों की संख्या कितना हो जाएगा? 12। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि घनाभ में विकर्णों की संख्या 4, शीर्षों की संख्या 8, सतहों फलकों की संख्या 6, किनारों या कोर की संख्या 12 हो गया। अब देखेंगे कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या उसी को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, घनाभ का आयतन, घनाभ का विकर्ण, इसका सूत्र क्या होता है और उस पर अगर कोई मैथ दिया होगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए देखते हैं घनाभ का सूत्र लिखते हैं। यहां पर सूत्र लिखेंगे, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। यही चारों दीवारों का भी क्षेत्रफल हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि घनाभ का वक्र जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें सतह का और फर्श का क्षेत्रफल हटा दिया जाता है और चारों दीवारों का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है। तो यहां हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस
LH। यह हमारा हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसके बाद में घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन देखेंगे कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, तो तीनों को गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना कर देंगे। LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण देखते हैं। घनाभ का विकर्ण, यहां पर घनाभ का विकर्ण हो जाएगा, रूट में हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। इस प्रकार से सबका सूत्र मालूम हो गया। और इस पर अगर कोई मैथ देता है तो उसको कैसे बनाएंगे, एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं किसी घनाभ की लंबाई 6 cm, चौड़ाई 8 cm तथा ऊंचाई 10 cm हो, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस प्रकार से हम घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। इस चारों सूत्र के अलावा यदि हमसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो यही सूत्र लगा देंगे। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर पूछता है तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H, यही सूत्र चारों दीवारों के क्षेत्रफल में भी लग जाता है। अगर हिसाब में हमारा आयतन दिया हो और लंबाई चौड़ाई दो ठो कोई भी मालूम हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से दो ठो कोई भी मालूम है, एक ठो भुजा नहीं मालूम हो, तो उसको ज्ञात करने के लिए भी सूत्र होता है। जैसे कि हमको लंबाई नहीं मालूम हो तो हमको लंबाई मालूम करने के लिए सूत्र होता है आयतन बटे चौड़ाई गुने ऊंचाई। यदि हमको ऊंचाई नहीं मालूम है तो इसके लिए भी सेम ऐसा ही लगा देंगे, आयतन बटे लंबाई गुने चौड़ाई। अगर हमको चौड़ाई नहीं मालूम है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, आयतन बटे ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई गुने लंबाई। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अगर हमको लंबाई नहीं मालूम है, आयतन मालूम है और चौड़ाई मालूम है तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करके ऊंचाई ज्ञात करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करके चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पर यदि लंबाई चौड़ाई तीनों मालूम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो हम इस सूत्र के द्वारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन विकर्ण ज्ञात कर लेंगे, वो भी आसान से तरीकों में। तो देखते हैं कि अब इसमें हमारा पूछता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए, विकर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण। तो इसको ज्ञात करेंगे तो सेम सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं घनाभ का लंबाई दिया हुआ है, इसमें 6 cm, चौड़ाई 8 cm तथा ऊंचाई 10 cm। सॉरी, यहाँ पर देख लेते हैं कि लंबाई 6 cm, लंबाई ज़्यादा रहता है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर हम इसको 16 बना लेते हैं। यहाँ पर भी 1 डाल देते हैं तो हमारा लंबाई कितना हो जाएगा, 16 cm हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होता है तो उसको ज़्यादा ही लिखेंगे और फिर याद कर लेंगे। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 इंटू L प्लस B गुने H। अब यहाँ पर याद करेंगे इसको, 2 को तो 2 रहने देंगे, L के स्थान पर लंबाई हमारा कितना हो गया 16 और चौड़ाई कितना हो गया
8 है और ऊंचाई कितना हो गया 10, तो गुना में हम 10 दे देंगे। फिर इसकी क्रिया करेंगे, कोष्ठ के अंदर का क्रिया पहले होता है, तो 24 हो जाएगा, यहाँ पर 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 गुने 10। फिर इस सबको गुना कर देंगे, cm स्क्वायर में क्षेत्रफल को लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है, तो गुना करेंगे 24 दूना 48, 0 बैठ जाएगा, 480 cm स्क्वायर हो गया। इसके बाद में घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, LB प्लस BH प्लस LH। इस पर हम सजा लेते हैं, तो 2 हो गया हमारा, L के स्थान पर कितना लिखेंगे 16 गुने B के स्थान पर 8 प्लस देंगे, फिर B के स्थान पर 8 और H के स्थान पर 10, फिर प्लस देंगे H के स्थान पर 16 और H के स्थान पर कितना दे देंगे 10 cm स्क्वायर। 2 इंटू 16 से 8 में गुना करेंगे, 16 8 कितना हो जाएगा 128, 16 8 128। फिर 8 से 10 में गुना करेंगे 80, 16 से 10 में गुना करेंगे 160 cm स्क्वायर। अब इस सबको कोष्ठ के अंदर को हम जोड़ लेते हैं, सबको कितना आता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसको जोड़ते हैं, इंटू जब टूटेगा तो गुना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं 0 0 और 8, यहाँ पर हमारा हो गया 8, 6 8 14 हो गया, 14 2 16, 1 1 2 1 हासिल 3। अब गुना कर लेते हैं इसको, सॉरी गुना कर लेते हैं, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, इसमें 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 736 cm स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद में घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेंगे, घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हमारा लंबाई हो जाएगा 16, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 10 cm3। आयतन हमेशा घन में रहता है तो Q हो जाएगा। इसके बाद गुना करते हैं, 16 8 128 हो जाएगा और 10 से गुना करेंगे, एगो 0 बैठ जाएगा। इसके बाद में इतना cm स्क्वायर, यह हमारा आंसर हो गया घनाभ का आयतन। इसके बाद घनाभ का विकर्ण देख लेते हैं। घनाभ का विकर्ण, इसके लिए सूत्र होता है रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। तो L का स्थान पर कितना है 16, 16 का होल स्क्वायर, B के स्थान पर 8, 8 का होल स्क्वायर और H के स्थान पर 10 का होल स्क्वायर। यह हमेशा cm में निकलेगा, बाहर ही cm लिख देते हैं। इसके बाद 16 से 16 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 256, 8 से 8 में गुना करेंगे 8 8 64, 10 9 100 cm। सबको जोड़ देते हैं, 0 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, फिर 6 और 5 11 और 1 12, और उसके बाद में 1 और 2 3 और 1 हासिल 4, 420। इसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 420 का 2 से 210, 2 से 105, फिर 5 से 5 दूना 10 और 5 एकम 5, फिर 3 से 7। यहाँ पर हमारा गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। इस प्रकार से हमारा आ गया। अब इसमें देखते हैं कि जोड़ा में से एक ठो बाहर निकालेंगे, जोड़ा लगाकर एक ठो बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 ठो 2 है तो एक ठो 2 बाहर निकल जाएगा, एक ठो 2 बाहर निकल जाएगा और रूट में रह जाएगा 3 गुने 5 गुने 7। अब इसको गुना कर देंगे, 5 3 15, 15 7 105। इतना cm हमारा क्या हो गया विकर्ण हो गया, या इसका आंसर हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।